हेलो गाइस, नमस्कार। मेरे और एक ब्लॉग में आप लोगों को स्वागत करता हूँ गाइस। अभी हम लोग के बीच में मौजूद है तीन अतिथि जो है राकेश रुपनी जी, रोहन अग्रवाल और चंद्रहरि जमातिया। वो लोग आने का कारण ये है, हम लोग के गांव में वो लोग प्लास्टिक को लेकर अवेयरनेस करने के लिए आया है और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कुछ बताने आया है। तो हम लोग ने उन लोग को वेलकम किया है हम लोग के गाँव में। हम लोग का जो पूजा मंडल में उन लोग को लेके आया है, वहाँ पर जहाँ पर हम लोग पूजा करते थे वहाँ पर हम लोग को लेके आया है। ये जो ब्लॉग है एक्चुअली दुर्गा पूजा का ब्लॉग है थे कि मैं आप लोग को तब नहीं दिखा पाया था, लेकिन फिर भी अभी मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग देखिए बहुत सारा जन लोग आया है यहाँ पर। तो अभी हम लोग यहाँ पर उनको वेलकम कर रहा है गाइस। तो गाइस अभी हम लोग का लोकल लैंग्वेज से कुछ बातें कर रहा है जिससे जनगण को समझ में आए एक्चुअली रोहन अग्रवाल आने का वजह क्या है और किस चीज़ को लेके वो अभी अवेयरनेस करना चाहते हैं। ठीक है। प्लास्टिक अवेयरनेस कैसा पाराव संजाजाखा बाहायग्लासिनि पारानो काहामक्लाय प्लास्टिक मुक्त खायमानाय बानि टेन क्लीन खालामनाय रोकसोगं यातिखर खायमानाय आबन बागै सिनि पाराव फाइसा भैजा कैसा विशेष अतिथि सिनि रोहन अग्रवाल सुंगतनो पालवा सकाय वखराव कैसा बन सम्मान जानांगौ नगाय तेबो कैसा ते वो भविष्य जगती राकेश रुपनी बनो बड़ा कैसा हाबाय या फर दिनि रे फायमाना फायल बागैने ते हाय विनि लगते वो फायमाना होते सादर होली जमाती आनो सो सम्मान जानांगौ हेलो ताबो जों गरम खायनानै चिनि महाराष्ट्रनि फाइसा फैजा पुरि दाग्रवाला जखनो पास है बखरति अबने खरचा ताको फाइसा फैजा राकेश रुपिनिनो गरम रैनानि बागै रिसारै और चादर हरि जमातियानबो रिसारै नै गरम खायनानि बागै आं गयहर जागो। सो हमारे बीच मौजूद हुआ है, हमारी तरफ से और हमारे गांव तरफ से उनका स्वागत करता हूँ। मिस्टर रोहन अग्रवाल बखरचा एनवायरनमेंट नि जतनो अवेयरनेस है दंगो स्पेशली प्लास्टिक नीति नै हाउ टू यूज प्लास्टिक एंड शहर थांगैनाय जतनो अवेयर थायो बेगे प्लास्टिक नै यूज करनाय अथवा ग्लोबल वार्मिंग निथानि बेगे बासि मोननाय ओवर मतुइ नै ब अवेयरनेस लायो प्लस पाररो थांगै जत बरबाय मालाय सो ओवर तुइ नै जोंता जीवन सा कैसा प्रोग्राम खायनाय और प्रोग्रामो 10 चिनी तिब्रासानि हुकुमो दुकुमो बा मोसामुंग्रनो जों बनो थनुगै नै। तो गाइस अभी हम लोग ने भी रोहन अग्रवाल जी को वेलकम करते हुए यहाँ पर कुछ प्रोग्राम रखा हुआ है जहाँ पर हम लोग ने जो लोकल मॉडर्न डांस है उसको दिखाने के लिए यहाँ पर कुछ प्रोग्राम रखा हुआ है। यहाँ पर देखिए गाइस, ये हम लोग का दुर्गा पूजा पेंडल और मंडप जहाँ पर हम लोग दुर्गा पूजा करते थे। तो गाइस अभी यहाँ पर डांस चल रहा है।
जब मैं 18 इयर्स का था 2 साल पहले 25 अगस्त 2020 को वाराणसी से वहाँ पे गंगा में स्नान करके मैंने अपनी यात्रा की शुरुआत किया। वहाँ पे पैदल चल के मैं यूपी, राजस्थान मतलब नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल, वेस्ट, साउथ और ईस्ट करके मैं 8 मंथ्स पहले मैं नॉर्थ ईस्ट आया। नॉर्थ ईस्ट का भी ये मेरा 7th स्टेट है। मैं अभी तक सिक्किम, अरुणाचल, असम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय करके मैं त्रिपुरा 25 डेज पहले पहुँचा था। ये मेरे जर्नी का टोटल में 27 स्टेट है। अभी तक मेरे जर्नी में 780 डेज हो चुका है, मतलब 2 साल और 2 महीने ऑलमोस्ट। जर्नी में 15,000 किलोमीटर्स बाय वॉक करके मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। आप सोचेंगे कि ये आदमी पागल तो नहीं हो गया, इतना पैदल क्यों चल रहा है? ये जर्नी करने का मेरा एक मिशन है, एक इंटेंशन है जो कि आज सब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। वो आज एक गरीब इंसान हो या अमीर इंसान हो, वो एक छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, वो एक खेती करने वाला एक फार्मर हो या एक बिजनेस करने वाला एक बिजनेसमैन हो, आज हर एक इंसान को वो एक चीज़ है जो कि आज वो उसमें रहता है, वो है पर्यावरण और एनवायरनमेंट, नेचर। आज कोई बोल सकता है कि वो नेचर के बिना रह सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। कि जब अपन पैदा होते हैं तब से अपन सांस लेते हैं, और वो सांस कहाँ से आती है? एयर कहाँ से आती है? ऑक्सीजन कहाँ से आती है? वो नेचर से आती है। आज अपन ही नहीं, इंसान ही नहीं, जानवर और हर एक चीज़ जो आज धरती पे मौजूद है वो आज एनवायरनमेंट के कारण ही जीवित है, नहीं तो आज एनवायरनमेंट के बिना अपन नहीं रह सकते। लेकिन आज अपन वो एनवायरनमेंट को कितनी सारी दिक्कत दे रहे हैं। आज अपन देखते हैं कि आपका बाजू का एक स्टेट है आसाम, वहाँ पे कितनी सारी आज फ्लड आया था, कितनी सारी दिक्कतें लोगों ने फेस किया। लेकिन वो दिक्कत और जो सोच वो फ्लड के बारे में वही इंसान को हुआ, और तब तक ही हुआ जब फ्लड आया था। फ्लड आने के ना तो पहले और ना तो फ्लड आने के बाद ना तो किसी ने सोचा और ना तो किसी ने समझा उसको। और जिस घर में फ्लड आया था, समझ लो मेरा घर है, मेरे घर में पानी आया तो मैं सोचूंगा उसके बारे में कि फ्लड आया, फ्लड से क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। ये समझ लो भाई के घर में नहीं आया तो भाई नहीं सोचेगा, बोलेगा देखो क्या दिक्कत है, मेरे बाजू वाले के घर में दिक्कत हो रहा है, मेरे घर में दिक्कत नहीं हो रहा। लेकिन आज अपन ये नहीं समझ पा रहे कि 10 साल, 20 साल, 30 साल के बाद, अभी मैं तो 20 साल का बस बच्चा हूँ, अभी अंकल जी 65 साल के हो चुके हैं। अगर ये 65 साल के मतलब मेरे को भी और 45 साल जीना है, समझ लो। आजकल के लोग तो 60 साल में मर जाते हैं। 40 साल सोचता हूँ कि मैं और जीऊँगा, 40 साल के बाद क्या जीवन हो जाएगा, एक सोचने की बात है। और ये बस हमारी गलतियों के कारण है। मैं सिलचर में था, सिलचर आपको मालूम है वहाँ पे बहुत खतरनाक फ्लड आया था। वहाँ पे जब मैं पैदल चल रहा था 20 मतलब त्रिपुरा आने के पहले मैं वहाँ पे ही था। जब वहाँ पे था एक दिन बारिश हुआ, कितने बस 30 मिनट के लिए, बस आधी घंटे के लिए बारिश हुआ। वो आधी घंटे के बारिश ने इतना बड़ा दिक्कत पूरे सिलचर के सिटी में कर दिया, मैं कभी सोच नहीं सकता। बस 30 मिनट के पानी में जो बारिश हुआ उसमें पानी यहाँ तक आ गया, और तकरीबन 1 दिन तक ऐसा पानी जमा नहीं। उसका रीज़न सोचिए क्या हो सकता है। उसका रीज़न यही है कि आज पहले भी पानी आता था, ऐसा नहीं कि पहले पानी नहीं आता था, बरसात पहले भी होती थी ना, लेकिन आज बरसात रुक क्यों रही है? उसका रीज़न है कि प्लास्टिक अपन इधर उधर फेंक रहे हैं, प्लास्टिक को नालियों में फेंक रहे हैं। प्लास्टिक एक चीज़ है, प्लास्टिक की एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्या बोलता है वो है चोक करने का। अपन प्लास्टिक को क्या बोलते हैं, ये वाटर प्रूफ है, मतलब अगर पानी प्लास्टिक में डाल दिए तो बाहर जाता है क्या? नहीं जाता ना। वैसे ही प्लास्टिक अगर अपन कहीं पे भी डाल देंगे और प्लास्टिक का डाल दिए तो ये प्लास्टिक का जो इधर है, जो पानी इधर है, ये पानी इधर नहीं जा पाएगा ना, क्योंकि तो वाटर प्रूफ है, चोक कर दिया। तो वैसे ही नालियों में जब ब्लॉक होता है प्लास्टिक, तो वो प्लास्टिक आगे जाने नहीं देता। वो जो बंगाल की खाड़ी है उसमें जाने ही नहीं देता, बराक वैली में अटका देता है। वो अटकाने के कारण पूरा ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक होने के कारण आज ये सिचुएशन आ रही है। सोचिए 20 साल 30 साल के बाद क्या सिचुएशन आएगी, मतलब 1 घंटा 2 घंटा रेन के कारण फ्लड जैसे सिचुएशन आने वाले हैं। और इसी बारे में मैं लोगों को समझाने के लिए मैं ये यात्रा करता हूँ। मैं प्लास्टिक और एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसके मैंने बात करना 2 मिनट में पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा छोटी बात में, बहुत छोटा सा बच्चा हूँ मैं, ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ आपसे, क्योंकि एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि ये जो मेरी यात्रा है ये ना तो मेरे लिए है, ना तो कोई व्यक्ति के लिए, ना तो कोई समाज के लिए, ना तो कोई लैंग्वेज वाले या कोई जोग्राफिक
रहने वाले जगहों के लिए। क्यों बोले तो क्योंकि अगर त्रिपुरा में प्रॉब्लम होगा एनवायरनमेंट का तो नागपुर में और मैं जहाँ पे रहता हूँ मेरे घर में भी दिक्कत करेगा, और अगर नागपुर में कोई दिक्कत होगा तो त्रिपुरा में भी दिक्कत करेगा। त्रिपुरा में ही नहीं, जर्मनी में, जापान में, थाईलैंड में, हर जगह में जो आप देश में सोच सकते हो। क्यों बोले तो आज सोचिए, आज एंटार्क्टिका में कोई रहता है जहाँ पे पूरा बर्फ है? कोई भी नहीं रहता। वहाँ पे इंसानों को रहना रिस्ट्रिक्टेड है, कोई देश का कोई नागरिक नहीं रह सकता वहाँ पे। तब भी वहाँ की आज आइस मेल्ट हो रही है, वहाँ पे तो कोई नहीं रहता, पोल्यूशन तो कुछ भी नहीं है। तब कैसे हो रहा है? क्योंकि एयर जो हवा है, जो पोल्यूशन है, वो पूरी दुनिया भर में रोटेट होता है। अगर दुनिया भर में रोटेट होता है तो अगर वो इंडिया में होगा तभी धीरे धीरे जाके वो एंटार्क्टिका भी पहुंचता है, जर्मनी भी पहुंचता है, इंग्लैंड और अमेरिका भी पहुंचता है। इसलिए अगर यहाँ पे पोल्यूशन क्रिएट होगा तो मेरे को भी दिक्कत होगा। जैसे कि एक इंसान मेरे को बोला, एक दिन मैं घूम रहा था पैदल चल के, मेरे को स्मोकिंग करने वाला आदमी मिला। मैं स्मोकिंग के बहुत अगेंस्ट में भी स्मोकिंग करता था, मैंने सब चीज़ कर लिया। मैं अभी वेज खाता हूँ, बस ऐसा नहीं बोलूँगा कि अभी वेज खाइए, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से आपको खाना पड़ता है। लेकिन स्मोकिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे आप खुद को तो हार्म कर ही रहे हैं। ड्रग हो, स्मोकिंग हो, अल्कोहल हो, आप दूसरे को भी दिक्कत दे रहे हैं। क्यों बोले तो जब आप स्मोकिंग करते हैं, एक मेरे को इंसान बोला कि मैं तो स्मोकिंग करता हूँ, मैं तो बंद कमरे में करता हूँ स्मोकिंग, बोलता है इससे आपको क्या दिक्कत? मैं बोलता हूँ इससे उनको दिक्कत होता है। क्यों बोले तो अगर आप स्मोकिंग बंद कमरे में करते हो और जीने को अगर आपको सांस लगती है, अगर आपको ऑक्सीजन लगती है, और बंद कमरे में अगर ऑक्सीजन आ सकती है, क्या बिना ऑक्सीजन के रह सकता है? कोई नहीं रह सकता ना यहाँ पे। तो बंद कमरे में अगर ऑक्सीजन आ सकती है तो जो खराब और जहरीली जो स्मोक है, जो सिगरेट की निकलती है, वो क्या दूसरे आदमी में नहीं जा सकती? वो एनवायरनमेंट में नहीं फैल सकती? बिल्कुल फैल सकती है। इसके लिए स्मोकिंग करना मैं तो मानता हूँ एक इंसान का एक अधिकार ही नहीं है। क्योंकि अगर आप स्मोकिंग कर सकते हो, आप अपनी आम को हार्म कर सकते हो, लेकिन दूसरे इंसान को हार्म करना वो कोई तो उसका राइट नहीं है ना। अभी समझ लो भाई, इधर आओ, भाई नहीं इधर आइए। अभी समझ लो ये आदमी है, अभी मैं अपने आप को मार रहा हूँ, मारा, ठीक है, ये तो ठीक है, ये तो मेरा राइट है। अभी मैं इसको मारूंगा तो मेरा राइट है क्या? नहीं है। वो ये अपना स्मोकिंग करके कर रहे हैं, लेकिन स्मोकिंग अपन अपने आप को तो मार ही रहे, दूसरे को भी मार रहे हैं। और एल्कोहल की बात, मैं भी दारू पिया हूँ, बहुत पिया हूँ पहले, मैंने छोड़ दिया 2 साल से, मैंने सब छोड़ दिया, 2-1.5 साल हो गया। क्योंकि मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि जब हम दारू पीते हैं अपन अपने आप को तो दिक्कत दे रहे हैं, अपने एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उससे दूसरे इंसान को कितनी दिक्कत होती है वो अपन समझ नहीं पा रहे। क्योंकि मैं कल एक जगह में था, एक गाड़ी में आ रहा था, एक कहते मैं जल्दी आना था तो मैं बस ले लिया। तो मैं मेरा घर से इधर आ रहा था उदयपुर के तरफ में, मैं बैठा गाड़ी में, बहुत सारे लोग थे, बच्चे थे, बड़े थे, छोटे थे, लड़कियां थी, लड़के थे, सब थे। एक दारू पी के ड्रंक आदमी था, वो आदमी के कारण पूरे बस में दिक्कत हुआ। क्यों बोले तो वो एक बच्चा लेके अपनी गोदी में बैठा रहा है, किसी का भी बच्चा उठा के गोदी में बैठा रहा है, उसको डांट रहे हैं, फिर छोड़ दिया, फिर उसको बोलते तुम यहाँ पे मत बैठो, तो वो एक लड़की के पास जाके बैठ गया, उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। उसको डिस्टर्ब करने के बाद उसने उसको भगा दिया सबने, तो एक और जन के पास बैठता है खाली इसमें, और लोगों को देखते रहता है, घूरते रहता है। तो इससे क्या समझ में आता है कि एक दारू पीने वाला आदमी जो ज़्यादा ड्रंक कर लेता है वो अपने आप को ही नहीं दूसरों को भी दिक्कत देता है। समाज में एक बहुत बड़ा दिक्कत ड्रग और अल्कोहल, ये सब के कारण है। और ख़ास तौर पे यूथ, आज अपना अगर यूथ ये एडिक्टेड हो जाएंगे चीज़ों में, हमारा देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। वो त्रिपुरा का यूथ हो, महाराष्ट्र का हो, बंगाल का हो, या कहीं का भी देश का हो, अगर हमारा यूथ अगर गलत चीज़ों में जाएगा कभी वो आगे नहीं बढ़ सकता वो देश। क्योंकि जो हमारे देश की जो शक्ति है, जो युवा शक्ति है, जो राष्ट्र शक्ति है, वो एक यंग जनरेशन में यूथ के पास आती है। तो अगर आप लोग जो यूथ है, फ्यूचर है कल के, जो द फ्यूचर ऑफ टुमारो, अगर आप लोग इसके बारे में नहीं समझेंगे तो आगे वाला जो जनरेशन है, जो आगे वाला जो फ्यूचर है, वो सही नहीं हो सकता। जैसे कि आप लोग आज फाइट कर रहे हैं आपके तिपरा लैंड के लिए, हांसा तिपरासा के लिए ना। अगर आपके यूथ जनरेशन है, अगर पहले ही सोच लेता इसके बारे में, जब घर में आग लग चुकी थी, जब बंगाल के लोग यहाँ पे आ चुके थे, अगर आप अभी सोच लेते तो आज ये सिचुएशन नहीं आती। जब आपके घर में आग लग रही है और आग लगाने वाला भी आपको मालूम है, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। ये अगर आप पहले ही सोच लेते, आपका यूथ जनरेशन जो अभी ओल्ड हो चुका है, तो आपके फ्यूचर में आपको दिक्कत है, आपके यंग जनरेशन को नहीं होती।
तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप एडिक्टेड मत होइए ड्रग और ये सब को छोड़िए। कि जब अगर आप इसको छोड़ के आप दूसरा काम करेंगे। आज देखिए, मैं जब भाई साथ बैठा था, अपने राकेश भाई के साथ मैं जब बैठा था, वो मेरे को कल्चर के बारे में आपके बता रहे थे। इतना खूबसूरत लगा कि जो डांस कर रहे थे जो लोग, वो बोले कि वो देव वर्मा है, और जो गाने में डांस कर रहे थे वो बोले रियांका है। मैं बोला उनको समझ में कैसे आ रहा है, मैं तो ये सोचा पहले तो उन्हें बोले कि ये हमारी खूबसूरती है कि हम ट्राइबल लोग हैं, हम एक दूसरे का भी संस्कृति समझते हैं। तो बोरो भाषा बोलते हैं जिसमें हम एक दूसरे का जो भाषा है वो भी समझते हैं, कल्चर भी समझते हैं। ये एक ट्राइब की एक हिम्मत है, एक स्ट्रेंथ है। ट्राइब किसको बोला जाता है आपको मालूम है? ट्राइब इसको बोला जाता है कि जो कि एक साथ रहते हैं। एक क्लब और ट्राइब सेम होता है। ट्राइब की जो एक साथ में एक जुड़ के क्लोजली निटेड, मतलब कि एकदम टाइटली एक दूसरे को पहचान के वो गांव में रहते हैं, उस जगह में रहते हैं, उसको बोला जाता है ट्राइब। इसका मतलब होता है ट्राइब का। लेकिन वो एक ट्राइब आज अपनी शक्ति है। लेकिन अगर आप अपनी ट्राइब को भूल जाएंगे, आप रियांग हो, आप जमातिया हो, आप देव वर्मा हो, या आप अलग अलग ट्राइब के हो, चकमा हो, या आपका अलग अलग जो ट्राइब्स है, 20 ट्राइब है, डालोंग है, बहुत से हलाम है, तो अगर आप अपने ट्राइब को भूल जाओगे, आपकी जो शक्ति है वो खत्म हो जाएंगी। एक इंग्लिश में एक मुहावरा था, आपने सुना होगा, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। बिल्कुल सही बात है। जिस दिन आप यूनाइटेड रहेंगे आपको कोई डरा नहीं सकता। जिस दिन आप अलग अलग हो गए, आप सोचेंगे कि ठीक है मैं अलग घूमता हूँ, आप अलग घूमता है, उस दिन आपका जो सपना है ना कांसा टिपरासा का, कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता, कभी सक्सेस हो ही नहीं सकता। जब तक आप यूनाइटेड रहेंगे तब तक ही आप आगे बढ़ पाएंगे। यही मैसेज के साथ मैं अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाता हूँ। मैं जो यात्रा है अभी देश के बाहर भी करने वाला हूँ। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, चाइना, हांगकांग, मकाऊ, मंगोलिया, रशिया और साइबेरिया तक जाने वाला हूँ। साइबेरिया में एक जगह है उमियाकॉन्ग नाम का, वो पूरे विश्व का सबसे ठंडा जगह है। वहाँ का टेम्परेचर -72 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। अगर मैं वहाँ पे पहुँचा तो पहला भारतीय बनूंगा। तकरीबन 5 साल लगेगा वहाँ पे पहुँचने के लिए, और वहाँ पे पहुँच के मेरे को सब भारतवासी को गौरव और शान बढ़ाना है, जब भारत का तिरंगा वहाँ पे फहराना है। अनेक अनेक धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हम भाई।